हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी विट। और मेरा नाम है योगिता। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो माय डियर यंग फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2, वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बच्चों, इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज के वीडियो में हम पार्ट 1 पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट को। सो विदाउट एनी डिले आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि वो प्रोसेस जिससे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इसका कुछ कॉन्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर में भी आपने पढ़ा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप प्लीज़ उन वीडियोज़ को भी देखिए सो दैट आपको ये चैप्टर समझने में और आसानी हो। ठीक है जी। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो अटैम्प्ट था, जो कॉन्सेप्ट था, वो स्टार्ट हो गया था सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन। जब ह्यूमन बींग्स की सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई होगी तो तभी से ह्यूमन बींग्स ने डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई करना शुरू कर दिया। हालांकि ये क्लासिफिकेशन किसी भी साइंटिफिक क्राइटेरिया पे बेस्ड नहीं थी, बट क्योंकि ह्यूमन बींग्स तो बड़े चालाक होते हैं, उन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करना था फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग एट्सेट्रा। सो उन्होंने देखा कि किससे उनको क्या मिल सकता है। फूड किससे मिलेगा, शेल्टर में कौन हेल्प करेगा, क्लोथिंग में कौन हेल्प करेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है। और उसके बाद में टाइम आया एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल, जिन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, उन्होंने सबसे पहले अटैम्प्ट की टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स ऑन द साइंटिफिक बेसिस। उन्होंने एक साइंटिफिक क्राइटेरिया अपनाया और उन्होंने यूज़ किया मॉर्फोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स को। मॉर्फोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बच्चों? जो करैक्टरिस्टिक्स किसी ऑर्गेनिजम्स को ऊपर से देखने पे ही पता चलते हैं, लाइक उसके आइज़ का कलर कैसा है, हाइट कैसी है, बाल कैसे हैं, या प्लांट को देखें तो उसके लीव्स कैसे हैं, फ्लावर्स कैसे हैं। इन सारे करैक्टरिस्टिक फीचर्स को कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले उन्होंने 2 ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया, प्लांट्स में और एनिमल्स में। फिर प्लांट्स को फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। जो बड़े बड़े थे, जिनके करैक्टरिस्टिक्स ट्रीज़ जैसे थे, वो हो गए ट्रीज़ वाले ग्रुप में। जो जैसे कंटीली झाड़ियों की तरह थे, वो हो गए श्रब्स में। और जो हर्ब्स थे, जो जड़ी बूटियां थी, और छोटी छोटी, जिनको हम किसी डिजीज़ एट्सेट्रा में काम में लाते थे, उनको उन्होंने डिवाइड कर दिया हर्ब्स में। इसी तरीके से एनिमल्स में उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए। कुछ एनिमल्स को उन्होंने रखा एक ग्रुप में जिनके ब्लड में आरबीसीज नहीं थे, और जिनमें थे उनको अलग ग्रुप में रखा। ठीक है। जिनके रेड ब्लड सेल्स थे उनका सेपरेट ग्रुप बनाया, जिनमें नहीं थे उनका सेपरेट ग्रुप बनाया। एरिस्टोटल के बाद नया सिस्टम आया, वो था 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये सिस्टम स्टार्ट हुआ ड्यूरिंग लिनियस टाइम। जो कार्लस लिनियस थे, उनके टाइम पे ये सिस्टम स्टार्ट हुआ। और सबसे पहले दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया गया। एक किंगडम को कहा गया किंगडम प्लांटे और दूसरी को कहा गया किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटे में आए सारे प्लांट्स और एनिमेलिया में आ गए सारे एनिमल्स। ये तो बड़ा इजी प्रोसेस हो गया फिर तो। बट ये सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इस सिस्टम में बहुत कमियां थी। लाइक इस सिस्टम में सबसे पहले यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में कोई डिफरेंस नहीं था, सभी को एक ही ग्रुप में डाला। अब देखिए न्यू टर्म आ गई ना, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अभी मैंने लास्ट वीडियोस में भी कहा था, जब आपको न्यू टर्म्स आएंगी आप जल्दी जल्दी साथ ही साथ नोट करते जाइए सो दैट आपको जब आप रिवाइज करोगे आपको जल्दी से लर्न हो जाएगा। बच्चों, यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके जो सेल्स होते हैं उनके अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के आगे पीछे एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, वैक्यूल्स एट्सेट्रा, उनके आगे पीछे भी एक प्रॉपर मेम्ब्रेन होती है। बट ये सारे फीचर्स प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं, उनका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। ठीक है। सो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ये दे आर मोर प्रिमिटिव, ये ओल्डर हैं, प्रिमिटिव हैं, और इनके बाद स्टार्ट बने वो हुए यूकैरियोट्स।
तो इस जो टू किंगडम सिस्टम में यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को कोई भी फ़र्क नहीं रखा गया, दोनों को एक ही ग्रुप में डाल दिया गया। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी एक ही ग्रुप में डाल दिए गए। देन फोटोसिंथेटिक एल्गी एंड नॉट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को भी एक ही ग्रुप में डाल दिया गया। सो दिस सिस्टम जो ऑफ क्लासिफिकेशन वाज इनएडिक्वेट, ये कोई इतना प्रॉपर नहीं था, क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी मिले जो किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करते थे। ठीक है, अब उनको कहाँ रखें? इससे क्या हुआ, क्लासिफिकेशन सिस्टम्स जो थे दे अंडरगॉन अ लॉट ऑफ चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस उसमें आती गई टाइम टू टाइम। बट जो दो किंगडम थी, प्लांटे और एनिमिलिया, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स की ये जो दो किंगडम्स थी, दे ऑलवेज रिमेन्ड कांस्टेंट अंडर ऑल द सिस्टम्स। जितने भी सिस्टम्स आए और गए, बट ये किंगडम्स चेंज नहीं हुई। हालांकि इनमें कौन ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हुआ और कौन एक्सक्लूड हुआ ये चेंज होता रहा, बट ये किंगडम्स चेंज नहीं हुई। ओके, नाउ उसके बाद में आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये दी गई R.H. विटकर के द्वारा। ठीक है जी, R.H. विटकर का फुल नेम था रॉबर्ट हार्डिंग विटकर, और उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का प्रोसेस दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 2 किंगडम्स में डिवाइड करना तो अच्छा नहीं रहेगा, हम उनको 5 किंगडम्स में डिवाइड करेंगे। तो उनके नाम क्या हुए? फर्स्ट इज़ मोनेरा, सेकेंड इज़ प्रोटिस्टा, देन फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ओके जी, अब इन्होंने जो मेन क्राइटेरिया रखा इस क्लासिफिकेशन का, उन्होंने सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को स्टडी किया सभी ऑर्गेनिजम्स की, और देखा कि कौन ऑर्गेनिज्म कौन सी क्राइटेरिया में कौन से ग्रुप में फिट होता है, और उसके अकॉर्डिंगली सारे ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, नाउ अब आपको समझ आ गया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी थी, क्योंकि प्लांट्स में सबसे पहले जो अर्लियर क्लासिफिकेशन हुई थी, उन्होंने सारे बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स सभी को एक ही ग्रुप में रखा था। प्लांट्स में क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ही करैक्टर को स्टडी किया था, वो था सेल वॉल, क्योंकि इन सारे ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल होती है, तो चलो भाई इनको प्लांट्स में रख लेते हैं। बट अब जैसे मैंने पहले बताया, इस सिस्टम में क्या हुआ था, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सारे इकट्ठे हो गए, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर इकट्ठे हो गए। फॉर एग्जांपल क्लैमाइडोमोनास जो यूनिसेलुलर है और स्पाइरोगायरा मल्टीसेलुलर है, वो भी सारे इकट्ठे हो गए। देन फंजाई, जो हमें फंजाई की एग्जांपल आपको पता है मज़ेदार, वो है मशरूम। ठीक है जी, जो जिसको और जो हमारी ब्रेड्स के ऊपर मोल्ड वगैरह लगती है उसको भी फंगस कहते हैं, वो हम नहीं खाते बट मशरूम को खाते हैं। तो ये जो फंजाई होते हैं वो प्लांट लाइक ही नज़र आते हैं, बट उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वो होते हैं हिस्टोट्रॉफिक, मगर प्लांट्स तो होते हैं ऑटोट्रॉफिक, बट उनको हमने अर्लियर सिस्टम्स में कहाँ रखा था, प्लांट्स के साथ ही, है ना। मोर ओवर जो फंजाई की जो सेल वॉल्स होती हैं वो काइटिन की बनी होती हैं, और जो प्लांट्स की सेल वॉल्स होती हैं उन वो सेल्यूलोज की। सो ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग था। तो जो 5 किंगडम सिस्टम आया FKC, क्योंकि आजकल शॉर्ट फॉर्म का ज़माना, तो मैंने भी लिखा FKC मतलब 5 किंगडम सिस्टम। तो इसमें फंजाई को सेपरेट किंगडम में डाला गया, उसको कहा गया किंगडम फंजाई। देन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट ग्रुप में, उनको कहा गया किंगडम मोनेरा। और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, मगर कौन से, यूनिसेलुलर, देखिए हम भी यूकैरियोटिक हैं, बट हम कौन से हैं, मल्टी सेलुलर। हम अपने बारे में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर को अलग ग्रुप में रखा गया, उनका नाम रखा गया किंगडम प्रोटिस्टा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 किंगडम्स, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। फर्स्ट ऑफ ऑल किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें रखे गए, अभी मैंने आपको बोला था कि सारे के सारे प्रोकैरियोटिक एनिमल ऑर्गेनिजम्स, सो इस ग्रुप में बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया हैं। सो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर, सोल मीन्स अकेले ही मेंबर्स हैं ये किंगडम मोनेरा के। ठीक है, ये मोस्ट अबंडेंट हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर होते हैं। अगर हम एक मुट्ठी भर सॉइल देखें उसमें कई बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं।
समझ में आया? सो दे लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स बच्चों। किसी भी हैबिटेट में ये रह सकते हैं जहाँ पर कोई और लाइफ फॉर्म सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वहाँ पर ये रह सकते हैं। लाइक हॉट स्प्रिंग्स, जहाँ पर उबलता हुआ बॉइलिंग वाटर आता है ना कई स्प्रिंग्स में, वहाँ पे भी ये रह सकते हैं। डेजर्ट्स में भी ये होते हैं, स्नो में भी होते हैं, डीप ओशंस एट्सेट्रा में भी ये होते हैं, ठीक है। और ये किसी की बॉडी के ऊपर भी रहते हैं, ऑन और इन मीन्स इनसाइड भी रहते हैं एज पैरासाइट्स। बच्चों पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो गेस्ट होते हैं जो होस्ट के घर में जाते हैं और उसी का नुकसान करते हैं, ठीक है जी। तो ये बैक्टीरिया भी तो हमारी बॉडी में आते हैं रहने के लिए, बट ये हमारा ही ब्लड लेने लगते हैं, हमारा ही फूड खाने लगते हैं। सो दे आर नोन एज पैरासाइट्स, ठीक है जी। अब बेस्ड ऑन देयर शेप्स हम इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे बच्चों। जो स्फेरिकल होंगे उनको कहेंगे कोकस, जो रॉड शेप्ड होंगे उनको कहेंगे बैसिलस, कॉमा शेप्ड को कहेंगे विब्रियम, और जो स्पाइरल शेप्ड होंगे उनको कहेंगे स्पाइरलम, ठीक है। कोकस का प्लूरल है कोकाई, बैसिलस का प्लूरल है बैसिलाई, विब्रियम का प्लूरल है विब्रियो, और स्पाइरलम का प्लूरल है स्पाइरेला। इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, इसलिए इनके डिफरेंट नेम्स भी हैं, ओके जी। नौ अगर हम इनकी फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंगली देखें तो कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं और कुछ हिटोट्रॉफिक होते हैं। आपने ये प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा। ऑटोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। वो फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, वो कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक मीन्स दे प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और कीमोसिंथेटिक मीन्स दे टेक देयर फूड फ्रॉम द केमिकल्स विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, ओके। हिटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना फूड प्रिपेयर खुद नहीं करते हैं, दे डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स और डेड ऑर्गेनिक मैटर, ओके जी। नो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट बैक्टीरिया है वो है आर्की बैक्टीरिया। ये बड़े स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, क्योंकि ये मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं। ये एक्सट्रीम साल्टी एरियाज़ में भी रहते हैं जहाँ पर बड़ा ज़्यादा साल्ट्स होते हैं। उन बैक्टीरिया को कहते हैं हेलोफाइल्स, ओके। जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं उनको कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, और जो मार्शी एरियाज़ में रहते हैं उनको कहते हैं मिथिनोजेंस। अब ये इतने हार्श हैबिटेट्स में कैसे रह लेते हैं भाई? और कोई नहीं रह सकता इतनी डिफ़िकल्ट प्लेसेस में, ये कैसे रह सकते हैं? क्योंकि इनका डिफरेंट वॉल स्ट्रक्चर होता है इनके सेल्स का, जो इनको एक सर्वाइवल का इनमें वो हिम्मत देता है कि तभी ये इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर पाते हैं। और ऐसा वॉल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है, ठीक है जी। और अब ये जो मिथेनोजेंस थे ये वाले, ये दे आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। भाई रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं काउज, बफेलोस एट्सेट्रा, जो जुगाली करने वाले होते हैं। मतलब वो सीधे फूड को खाते हैं, फिर वो अपने स्टोमक में ले जाते हैं, फिर उसको धीरे धीरे फिर से मुंह में लाते हैं, च्यू करते हैं और बैक फिर से स्टोमक में लाते हैं, ठीक है जी। और इन ये जो रूमिनेंट एनिमल्स थे लाइक काउज, बफेलोस, इन्हीं का जो गोबर होता है, जो उनका इन्हीं का जो डंग होता है, उसी से बनती है ना बायोगैस, जिसको हम मीथेन गैस कहते हैं। तो ये तभी बनती है क्योंकि उनके गट में, उन सारे एनिमल्स के गट में ये बैक्टीरिया रहते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? मिथेनोजेंस, है ना। कितने इंपॉर्टेंट ये। नो नेक्स्ट आर यू बैक्टीरिया, जिनको हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इनकी बड़ी रिजिड सेल वॉल होती है, और अगर ये मूव करते हैं तो इनके फ्लैजुलम होते हैं। यहाँ पर ये टेल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दे आर नोन एज फ्लैजुला, ठीक है जी। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, और हिटोट्रॉफ भी हो सकते हैं। तीनों टाइप के हो सकते हैं। नो जो इनमें से जो फोटोसिंथेटिक हैं उनकी एग्जाम्पल है सियानो बैक्टीरिया, और उनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है जी। क्यों कहते हैं इनको हम फोटोसिंथेटिक? क्योंकि इनमें ग्रीन प्लांट्स की तरह एक क्लोरोफिल होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल ए। इसकी हेल्प से ये अपना सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं, और ये कॉलोनीज में भी रहते हैं, और या फिर ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं। ये मैरीन भी हो सकते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। अब ये इनकी जो कॉलोनीज़ होती हैं उसके आगे पीछे जिलेटिनस शीथ लगी होती है। बच्चों यहाँ देखो, ये इतने बड़े ऑर्गेनिजम्स एक कॉलोनी की फॉर्म में हैं, और उनको ब्लू कलर की एक
जिलेटिन की शीथ लगी हुई है, कवरिंग लगी हुई है इनके आगे पीछे, और ये पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़ के में बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं और उसको बिल्कुल वाटर को कवर कर देते हैं, उनके ऊपर ब्लूम्स बना देते हैं, ठीक है। और ये एटमॉस्फेरिक की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इन द स्पेशल सेल्स, जिनको हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट्स। ये इनकी हेटेरोसिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर इन सेल्स में ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम भी करते हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं नॉस्टॉक और एनेबिना, ठीक है जी। नेक्स्ट आर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ये वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये भी अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड एमोनिया। और इनको ये पहले ऑक्सीडाइज करते हैं और जब इनकी जो एनर्जी रिलीज होती है उसको ये यूज़ करते हैं फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, ओके। और ये ग्रेट रोल प्ले करते हैं इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आयरन एट्सेट्रा। थर्ड आर हिड्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये तो आपको पता है कि ये मोस्ट अबंडेंट इन नेचर हैं और ये मेजॉरिटी ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स। व्हाट आर डिकम्पोजर्स? ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाते हैं, जो गली सड़ी चीज़ों को खाते हैं। अब ये ह्यूमंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं बच्चों। इनमें से एक इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया जिसको नाम है लैक्टोबैसिलस, ये हेल्प करता है इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम द मिल्क। जो दूध से दही बनता है वो उसको यही बैक्टीरिया बनाते हैं। कौन से? लैक्टोबैसिलस। इसी तरीके से एंटीबायोटिक्स जो हम खाते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं, ज़ुकाम खांसी हो जाता है, तो तब भी उन एंटीबायोटिक्स को बनाने का काम भी करते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इसी तरीके से नाइट्रोजन को फिक्स करने में भी हेल्प करते हैं इन लेग्यूम रूट्स, ठीक है। ये भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। अब उनमें से कुछ पैथोजेंस भी हैं। पैथोजेंस मीन्स बहुत सारी डिजीज़ भी काज करते हैं ह्यूमंस को, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स को और पेट्स को। जैसे कुछ कॉमन बैक्टीरियल डिजीज़ जो हम में हो जाते हैं वो हैं कॉलरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर एट्सेट्रा, ठीक है जी। अब उसके बाद में हम देखें अगर कि रिप्रोडक्शन कैसी होती है बैक्टीरिया में। मोस्टली दे रिप्रोड्यूस बाय फिजन। फिजन वो प्रोसेस होता है जहाँ पर एक पेरेंट बॉडी अपने आप को डिवाइड करती है और उसके 2 न्यू सेल्स बन जाते हैं, फिर ये 2 फिर से डिवाइड करते हैं, देन इनके 4 बन जाते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। और जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये प्रोड्यूस बाय स्पोर्स, ठीक है जी। और ये कभी कभी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप की सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल, पूरी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो शो नहीं करते बट अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि 2 बैक्टीरिया आपस में क्लोज आते हैं और धीरे से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को डीएनए ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, हालांकि ये प्रॉपर प्रोसेस नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। नाउ माइकोप्लाज्मा जो है वो भी बैक्टीरिया ही है, मगर ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और इनमें सेल वॉल नहीं होती है। और सबसे मज़ेदार बात क्या है इनकी? दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। और मोस्टली ये पैथोजेनिक होते हैं इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। पैथोजेनिक मैंने अभी बताया आपको, डिजीज़ कॉजिंग होते हैं। बच्चों सेकेंड किंगडम जो अभी हम पढ़ेंगे वो है प्रोटिस्टा। इसमें किसको डाला गया था? सारे जो भी सिंगल सेल थे, कौन से? यूकैरियोट्स। अभी मैंने बताया था आपको यूकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जिनके सेल्स में जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज एट्सेट्रा, सभी के आगे पीछे एक प्रॉपर मेम्ब्रेन होती है ना। ये प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, ये पानी में ही रहते हैं। कईयों की बॉडी के ऊपर फ्लैजला लगे होते हैं और कईयों के ऊपर सीलिया लगे होते हैं। भाई फ्लैजला क्या होते हैं? देखिए एक ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम है यूग्लिना। उसका जो मूवमेंट करने का जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो है ये, इसको कहते हैं फ्लैजला। इसी तरीके से पैरामीशियम के आगे पीछे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं, दीज आर नोन एज सीलिया। ये दोनों लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, ये मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। अब प्रोटिस्टा एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। और किंगडम प्रोटिस्टा को एक लिंक माना जाता है बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई, क्योंकि इनके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई जैसे हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट प्रोटिस्टा जो हैं वो हैं क्राइसोफाइट्स। बच्चों इसमें आते हैं डाई एटम्स और गोल्डन एल्गी,
ठीक है। ये फ्रेश वाटर में भी होते हैं और मैरीन वाटर में भी। फ्रेश वाटर किसको कहते हैं? जो समुंदर का पानी नहीं होता है, जो सी वाटर नहीं होता है, दरियाओं का, नदियों का, झीलों का, तालाबों के पानी को फ्रेश वाटर कहते हैं। और मैरीन मीन्स ओशन वाटर, सी वाटर, ठीक है। दोनों टाइप के वाटर में ये पाए जाते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये धीरे धीरे पैसिवली फ्लोट करते हैं विद द वाटर करंट, और मोस्टली ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। नाउ इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं उनके ऊपर एक थिन ओवरलैपिंग 2 शेल्स लगे होते हैं। जैसे हमारे सोप बॉक्स होते हैं ना हमारे घरों में, तो उनके जो 2 ढक्कन होते हैं वो आपस में टाइटली फिट हो जाते हैं। इसी तरीके से इनके सेल वॉल्स के ऊपर भी 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स टाइप स्ट्रक्चर लगे होते हैं जो टाइटली फिट हो जाते हैं। और उन 2 ढक्कनों के बीच में या 2 शेल्स के बीच में सिलिका एम्बेडेड हो गया होता है, ठीक है। सिलिका भरा हुआ होता है। जो डाई एटम्स बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो एग्जिस्ट करते थे हमारी सॉइल के ऊपर, उन्होंने बहुत सारा डिपॉजिट छोड़ दिया सॉइल में। किसका? सिलिका का। उसको हम उस सॉइल को या उस अर्थ को कहते हैं डाई एटमशियस अर्थ, ठीक है। क्योंकि ये बड़ी ग्रिटी होती है ऐसी अर्थ जिसमें डाई एटम्स रहते होंगे। उस सॉइल को यूज़ किया जाता है फॉर पॉलिशिंग, फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, ठीक है। सो डाई एटम्स को हम ओशंस में चीफ प्रोड्यूसर्स मानते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। नो नेक्स्ट आर डाइनोफ्लैजलेट्स। ये मोस्टली मैरीन होते हैं, सी वाटर में ही होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, येलो, ग्रीन और ब्राउन एट्सेट्रा। जो भी मेन पिगमेंट इनके सेल्स में होगा उसी कलर के ये हो जाते हैं। उनकी सेल वॉल के ऊपर स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स लगी होती हैं आउटर सरफेस के ऊपर। इनमें 2 फ्लैजला होते हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनली ही लटक रहा होता है और जो दूसरा फ्लैजला होता है उन सेल्यूलोज वॉल प्लेट्स के बीच में ट्रांसवर्सली फिट हो गया होता है, ठीक है। ना उनमें से जो रेड डाइनोफ्लैजलेट्स है ना, फॉर एग्जांपल गॉनी लेग्स, ये जो एक डाइनोफ्लैजलेट है ये मल्टीप्लाई करते हैं रैपिडली इन द सी वाटर, और इतने ज़्यादा कर जाते हैं कि जो सी का वाटर है, जो ओशन वाटर है, वो बिल्कुल रेड नज़र आने लगता है, जिसको कहते हैं रेड टाइड्स, ठीक है। और अब इससे क्या होता है, बहुत सारे टॉक्सिन्स इनमें से रिलीज होते हैं जो दूसरे मेरीन एनिमल्स लाइक फिशेस को किल कर देते हैं, ठीक है भाई। अब उसके बाद में नेक्स्ट प्रोटिस्टा हैं वो है यूग्लिनॉइड्स। ये मोस्टली फ्रेश वाटर में होते हैं और वो भी किस में? स्टैगनेंट वाटर में। स्टैगनेंट मीन्स जो रुका हुआ होता है, जैसे जो फ्लोइंग नहीं होता, मतलब जो रिवर्स का नहीं होता, जैसे पॉन्ड्स एक्सेट्रा का, ठीक है। और इनमें जो सेल वॉल होती है ना बच्चों, उनमें सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको कहते हैं पेलिकल। इसी कारण, इस प्रोटीन रिच लेयर के कारण इनकी बॉडी बड़ी फ्लेक्सिबल होती है। इनमें 2 फ्लैजला होते हैं, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है, और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब देखिए इनमें एक और बड़ी बात है, जब इनको सनलाइट मिलती है तो ये हो जाते हैं फोटोसिंथेटिक, ओके। जब इनको सनलाइट मिल गई तो ये बन गए फोटोसिंथेटिक, और जब सनलाइट नहीं मिलती है ये बन जाते हैं हीटरोट्रॉफिक, और ये फिर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को खाना शुरू कर देते हैं, ओके। अब इनमें कुछ ऐसे पिगमेंट्स हैं जो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं लाइक द हायर प्लांट्स, और इनकी यूग्लिनॉइड्स की एग्जाम्पल क्या है? यूग्लिना, ओके। नाउ उसके बाद में नेक्स्ट प्रोटिस्टा हैं वो हैं स्लाइम मोल्ड्स। ये सैप्रोफिटिक होते हैं बच्चों। सैप्रोफिटिक क्या होते हैं? जो होते तो हेटेरोट्रॉफ हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, बट ये दूसरों के ऊपर नहीं, बट ये गली सड़ी मरी हुई चीज़ों को खाते हैं, लाइक डेड लीव्स, डेड ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को खाते हैं, उनको कहते हैं सैप्रोफिटिक, ठीक है। तो ये जो डिकेइंग ट्विग्स होती हैं या लीव्स होती हैं, इनके ऊपर ये मूव करते जाते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल को उसमें से एब्जॉर्ब करते जाते हैं। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस ये बहुत ज़्यादा एग्रीगेशन में बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको कहते हैं प्लाज्मोडियम, और वो ग्रो करता रहता है ओवर सेवरल फीट, ठीक है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस ये प्लाज्मोडियम
जो है वो उसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडीज़ बन जाती हैं जिसको कहते हैं स्पोर्स, और ये स्पोर्स फिर बाद में एयर के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और वहाँ पर ये फिर से ग्रो करना शुरू कर देते हैं। नो नेक्स्ट आर प्रोटोजोन्स। सारे के सारे प्रोटोजोन्स बच्चों हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। ये या तो प्रीडेटर्स की तरह रहते हैं या फिर एज अ पैरासाइट रहते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना पैरासाइट क्या होते हैं, ऐसे गेस्ट जो दूसरे होस्ट का नुकसान करते हैं, है ना। और ये ऐसा बिलीव किया जाता है कि दीज आर द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। ओके, 4 मेजर ग्रुप्स हैं प्रोटोजोन्स के। फर्स्ट है एमीबॉइड प्रोटोजोन्स। एमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं वो प्रोटोजोन्स जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं या मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। वो मूव करते हैं और वो कैप्चर कैसे करते हैं अपने प्रे को, बाय पुटिंग आउट सीडोपोडिया। अब फिर से एक न्यू टर्म, सीडोपोडिया होते हैं ये जो लेग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसके, अमीबा की ये जो लेग लाइक स्ट्रक्चर हैं, दीज आर नोन एज सीडोपोडिया। जब कोई प्रे इनके पास आता है ये अपने सीडोपोडिया को थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं और ये जो प्रे है, ये जो इनका शिकार है, ये इसके अंदर आ जाता है और धीरे से ये इसको फिर अंदर खींच लेते हैं। ठीक है, और सम इनमें से कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं जैसे एंटमीबा। ओके, नाउ फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन्स जो होते हैं या तो ये फ्री लिविंग होते हैं या पैरासाइट्स होते हैं। इनमें एक फ्लैजला लगा होता है और ये जो इनकी जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं ये बहुत सारी डिजीज़ कॉज करती हैं ह्यूमन बींग्स में, लाइक स्लीपिंग सिकनेस। इनकी एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा। नेक्स्ट आर सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। ये एक्वेटिक होते हैं और ये एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। भाई क्यों? क्योंकि इनकी पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं जिनको कहते हैं सीलिया। ये देखिए मैंने डिफरेंट कलर के पेन से आपको अभी दिखाया। ठीक है जी, अब उनके पूरी बॉडी के ऊपर एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है जिसको कहते हैं गलेट या गुलेट भी कहते हैं। ये ओरल कैविटी होती है और ये आउटसाइड को यहाँ से ओपन हो रही होती है। ठीक है, जब सीलिया मूव करते हैं तो जो वाटर में फूड के सबस्टांसेस या फूड के पार्टिकल्स जो वाटर में डिज़ोल्व हुए होते हैं वो वाटर यहाँ से एंटर करता है और इसी तरीके से ये अपना खाना खाते हैं, और इनकी एग्जांपल है पैरामीशियम। नाउ नेक्स्ट आर स्पोरोजोन्स। ये डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स हैं जो बड़े इन्फेक्शियस हैं बच्चों। ठीक है, इनमें से सबसे नोटोरियस, सबसे ख़तरनाक है वो है प्लाज्मोडियम। बच्चों ये जो प्लाज्मोडियम है, जब मॉस्किटोज़ हमें बाइट करते हैं तो मॉस्किटोज़ के बाइट के साथ ये प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में एंटर कर जाता है और ह्यूमंस में मलेरिया को कॉज करता है। सो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको और किस टाइप के वीडियोस मेरे से चाहिए। सो अपनी अगली मीटिंग तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।